दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले अधिगम के सिद्धांत, और सबसे पहले अधिगम के सिद्धांतों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद में एक एक सिद्धांत का हम क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। ठीक है। अधिगम के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत। और तीसरा है निर्मितवादी सिद्धांत। तीसरा है निर्मितवादी सिद्धांत। अधिगम के जो सिद्धांत है, इन अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो व्यवहारवाद को स्वीकार करते हैं। दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत या फिर संज्ञानवादी विचारधारा। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो संज्ञानवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं और इसके संबंध में अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक है जो निर्मितवाद अर्थात इसे संरचनावादी विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनावादी विचारधारा। संरचनावादी विचारधारा। तो कुछ मनोवैज्ञानिक इस संरचनावादी विचारधारा का समर्थन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारवाद को मानने वाले मनोवैज्ञानिक और उन मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए उनके बारे में। व्यवहारवाद में जो सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक या जो प्रवर्तक है वो ईएल थॉर्नडाइक को माना गया है। ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसका प्रवर्तक है आई.पी. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। तीसरा जो सिद्धांत व्यवहारवाद का वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर। इसके साथ में हम पढ़ेंगे परबलन एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। परबलन एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक है क्लार्क हल। क्लार्क हल। और इसके साथ में एक सिद्धांत पढ़ेंगे समीकता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। समीकता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक एडविन गुथरी। एडविन गुथरी को माना गया है। और इसके साथ में एक और व्यवहार का अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे। व्यवहार का अधिगम सिद्धांत, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो जे.बी. वॉटसन को माना गया है। जे.बी. वॉटसन।
ठीक है। दूसरी तो विचारधारा है वो है संज्ञानवादी विचारधारा, और संज्ञानवादी इस विचारधारा में जो सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे हमें सूजिया अंतर्दृष्टि सिद्धांत। सूजिया अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसका जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर या फिर वर्दाइमर। दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रवर्तक है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। इसके साथ ही एक और सिद्धांत पढ़ेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत, और जिसका प्रतिपादक लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। इसके अलावा हम सिद्धांत पढ़ेंगे सोपानिक अधिगम का सिद्धांत। सोपानिक अधिगम का सिद्धांत, सोपानिक अधिगम का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने। इसके अलावा पढ़ेंगे क्षेत्रफल का सिद्धांत। क्षेत्रफल का सिद्धांत, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे चिन्ह आधारित अधिगम सिद्धांत। चिन्ह आधारित अधिगम सिद्धांत, एडवर्ड टोलमे। एडवर्ड टोलमे। इसके साथ में हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, और ये पढ़ेंगे हम जीन पियाजे का। किसका? जीन पियाजे का। और इसमें एक और सिद्धांत पढ़ेंगे आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है डेविड आसुवेल। डेविड आसुवेल। ठीक है। संरचनावादी विचारधारा या निर्मितवादी सिद्धांत है, इसमें हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें भी संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वह है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। ठीक है। तो अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें एक है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत, और तीसरा है निर्मितवादी सिद्धांत है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक है व्यवहारवादी विचारधारा, दूसरी है संज्ञानवादी विचारधारा, और तीसरी है जो निर्मितवादी विचारधारा, या फिर इसे संरचनावादी विचारधारा के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की रिट की एग्जाम है, या फिर सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, ये जो एग्जाम है, इन एग्जाम में यहाँ से भी विचारधारा के आधार पर भी सीधे प्रश्न पूछे गए एग्जाम्स में। पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें एक सीधा सा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से व्यवहारवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला निम्न में से मनोवैज्ञानिक कौन है। प्रश्न क्या पूछा कि निम्न में से
व्यवहारवादी विचारधारा या फिर व्यवहारवादी सिद्धांतों का समर्थन करने वाला निम्न में से मनोवैज्ञानिक कौन है? उस विकल्प में कोलर भी दिया हुआ था, अल्बर्ट बांडुरा भी दिया हुआ था, रॉबर्ट गेने भी दिया हुआ था और साथ में थॉर्नडाइक भी दिया हुआ था। कौन दिया हुआ था? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क, हल है, एडविन गुथरी, जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन के अलावा जो वुडवर्थ है, इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत को स्वीकार किया, फिर व्यवहारवादी विचारधारा का ही समर्थन किया। तो उस पर्सन का जो विकल्प सही होना चाहिए वो था थॉर्नडाइक। लेकिन जब कोचिंग्स वगैरह की आंसर की आई, उस आंसर के आने के समय जो प्रतिपादक है, व्यवहारवादी सिद्धांत का समर्थक है, वो कोलर को स्वीकार किया था। किसको स्वीकार किया था? कोलर को स्वीकार किया। जब आरपीएस की आंसर किया है फर्स्ट ग्रेड में, तब भी कोलर को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद में रिट लगी और रिट लगने के कारण जब समर्थक थॉर्नडाइक को माना गया तो आरपीसी ने उस पर्सन में संशोधन करने के बजाय उस पर्सन को डिलीट कर दिया था। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का निम्न में से प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक विकास का सिद्धांत लिव सिग्नोविच वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा लिव सिग्नोविच वाइगोत्स्की के द्वारा। प्रश्न पूछा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का निम्न में से समर्थक या प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा विकल्प में नहीं दिया हुआ था। तब ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो सहयोगी था, ये सहयोगी वाइगोत्स्की को माना गया है। किसको माना गया? वाइगोत्स्की। तो अल्बर्ट बांडुरा विकल्प में नहीं होने के कारण किसको स्वीकार किया? वाइगोत्स्की जो विकल्प था उसको स्वीकार किया गया। ठीक है। इसके साथ में जो सीटेट की एग्जाम लगी और सीटेट के साथ में संस्कृत डिपार्टमेंट, जो संस्कृत सेकंड ग्रेड डिपार्टमेंट की एग्जाम लगी, उस एग्जाम में भी इस निर्मितवादी विचारधारा के संबंध में प्रश्न पूछा गया। सीटेट और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट दोनों के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से निर्मितवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला निम्न में से मनोवैज्ञानिक या व्यक्ति कौन है? तो निर्मितवादी जो विचारधारा है, इस निर्मितवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक या व्यक्ति, उसमें एक तो जेरोम बुर्नल। जेरोम बुर्नल के अलावा इसका जो समर्थक है वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट। और इसके अलावा विलियम वुंट का एक और शिष्य टिचनर, एक शिष्य टिचनर। तो ये जो तीन वैज्ञानिक है, ये इस निर्मितवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। प्रश्न पूछा था कि निर्मितवादी विचारधारा का समर्थक निम्न में से कौन है? तो दो बार प्रश्न पूछा गया और दो बार प्रश्न पूछने में विकल्प में केवल और केवल टिचनर था। टिचनर के अलावा जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे वो संज्ञानवादी और जो व्यवहारवादी सिद्धांत का या फिर व्यवहारवादी या फिर संज्ञानवादी जो विचारधारा है इसका समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो थे। तो यहाँ पर किसको स्वीकार किया? दो एग्जाम में एक प्रश्न को बार बार पूछा गया और उसमें विकल्प में टिचनर था, विलियम वुंट और जेरोम बुर्नर। ये दोनों विकल्प में नहीं होने के कारण किसको स्वीकार किया? टिचनर। क्योंकि टिचनर ने भी किसका समर्थन किया है? इस निर्मितवादी सिद्धांत या फिर निर्मितवादी विचारधारा का समर्थन किया है। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगती है, सीटेट की सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगती है, इन सिद्धांतों के संबंध में कोई भी सिद्धांत लेगा और सिद्धांत के आगे पीछे मनोवैज्ञानिकों का नाम लिख देगा और नाम लिखने के बाद में जो मिलान वाले पर्सन है, कोई बड़ा पर्सन है मिलान वाला, तो मिलान वाले पर्सन भी इस सिद्धांत में आसानी से पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, क्रमवार से जो सिद्धांत यहाँ पर हमने लिखे उनमें से नेक्स्ट वीडियो में एक एक सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों यदि पढ़ाने के बाद में किसी प्रकार की कोई गलती वगैरह भी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं करें और वीडियो को लाइक करें और आपसे जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हम आज व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसका जो पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो एडवर्ड लिन थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था।
उस सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रवर्तक या जो प्रतिपादक है वो E.L. थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम, इस सिद्धांत के अन्य नाम, कि इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। अन्य नाम में इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके अलावा इस सिद्धांत को बंद का सिद्धांत, बंद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, बंद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके अलावा इस सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, कनेक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग, कनेक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी पुकारा जाता है। और एक ही शब्द की बात करें कि स्टिमुलस से एस ले लिया और रेस्पॉन्स से आर ले लिया, तो इस सिद्धांत को एस आर थ्योरी के नाम से भी पुकारा जाता है। एस आर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका जो प्रतिपादक है वो E.L. थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है। इस सिद्धांत को अन्य प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी पुकारा जाता है। बॉन्ड यानी बंद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी पुकारा जाता है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में सीधा पूछा भी गया कि बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इस सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत, कनेक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी पुकारा जाता है। और एक ही शब्द में बात करें तो इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में कि ये सिद्धांत क्या मानता है व्यवहारवाद के संबंध में। इस सिद्धांत की मान्यताएं, इस सिद्धांत की मान्यताओं की बात करें तो सर्वप्रथम 1898 ईस्वी, कब, सर्वप्रथम 1898 ईस्वी, 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल्स इंटेलिजेंस अपनी पुस्तक एनिमल्स इंटेलिजेंस के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
प्रतिपादन किया। ठीक है, कब? सबसे पहले 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, और इस एनिमल इंटेलिजेंस का प्रकाशन करवाया, और प्रकाशन करवाने के साथ ही इस पुस्तक के अंतर्गत अपना जो सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था, अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद में 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने एक और पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। 1912 ईस्वी में एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया, और प्रकाशन करवाने के बाद में जो अपना उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता का वर्णन किया। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 1912 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया, और प्रकाशन करवाने के बाद में अपना जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग जो प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, इस उपयोगिता का वर्णन किया। इसके बाद में 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 ईस्वी में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रकाशन करवाया, और प्रकाशन करवाने के बाद में अपने जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के स्वरूप को, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में संशोधन किया, और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का स्वरूप है, ये स्वरूप है लर्निंग बाय कनेक्टिंग, लर्निंग बाय सिलेक्टिव एंड कनेक्टिंग, लर्निंग बाय सिलेक्टिव एवं कनेक्टिंग में बदल दिया। लर्निंग बाय सिलेक्टिव एवं कनेक्टिंग में बदल दिया। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की पहली जो मान्यता है, पहली मान्यता है कि सर्वप्रथम कब? 1898 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक का प्रकाशन करवाया, और इस पुस्तक के अंतर्गत 1898 ईस्वी में अपने सिद्धांत का क्या कर दिया? प्रतिपादन कर दिया। कब कर दिया? 1898 ईस्वी में। इसके बाद में 1912 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया, और प्रकाशन करवाने के बाद में जो अपना उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी दिया था, इस सिद्धांत की शिक्षा के क्षेत्र में जो उपयोगिता थी, इस उपयोगिता का वर्णन किया। इसके बाद में 1913 ईस्वी में एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। पुस्तक का प्रकाशन करवाया, प्रकाशन करवाने के साथ ही अपना उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में क्या किया? संशोधन किया, और इसका जो स्वरूप है वो स्वरूप लर्निंग बाय सिलेक्शन एंड कनेक्टिंग में बदल दिया। किस में बदल दिया? लर्निंग बाय सिलेक्शन एंड कनेक्टिंग। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग का अर्थ क्या होता है? सीखना। सिलेक्टिव का अर्थ होता है चयन करना, सिलेक्टिव का अर्थ क्या होता है? चयन करना। और कनेक्टिंग का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना। कनेक्टिंग का अर्थ क्या होता है? संबंध स्थापित करना। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने स्वीकार किया कि जब प्राणी अर्थात बालक किसी भी विषय वस्तु के बारे में सीखता है
सीखने के लिए सर्वप्रथम उस विषय वस्तु का चयन करता है। सर्वप्रथम क्या करता है? उस विषय वस्तु का चयन करता है और चयन करने के बाद में उस विषय वस्तु के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करके उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं करता है। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं करता है। क्या करता है? शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं करता है। ठीक है। थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन करवाया, अपने सिद्धांत में बदलाव किया और अपने सिद्धांत के स्वरूप को लर्निंग बाय सिलेक्टिव एंड कनेक्टिंग में बदल दिया। लर्निंग का अर्थ सीखना, सिलेक्टिव का अर्थ विषय वस्तु का चयन करना और कनेक्टिंग का अर्थ संबंध स्थापित करना। अर्थात थॉर्नडाइक ने स्वीकार किया कि जब बालक किसी भी विषय वस्तु को सीखता है तो सर्वप्रथम वो किसी न किसी विषय वस्तु का चयन करता है। चयन करने के बाद में उस विषय वस्तु के साथ में संबंध स्थापित करता है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। और बालक संबंध किसके विषय में? बालक के सामने कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है या फिर कोई उद्दीपक होता है, उस उद्दीपक के प्रति, उस उद्दीपक के साथ में बालक संबंध स्थापित कर लेता है और संबंध स्थापित करने के बाद में शारीरिक और मानसिक क्रिया करता है और शारीरिक मानसिक क्रिया करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो एक रीट की एग्जाम, रीट के साथ में सेकेंड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के साथ में फर्स्ट ग्रेड। ठीक है। रीट सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है। थॉर्नडाइक इस बात को स्वीकार करता है कि बालक सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले उस विषय वस्तु का चयन करता है। ठीक है। अब वर्तमान समय में जो रीट की एग्जाम है, ये रीट की एग्जाम हमारे लिए लक्ष्य है और यही हमारा उद्देश्य है, या फिर इसी को हम उद्दीपक कह सकते हैं। ये प्राणी के लिए क्या है? उद्दीपक है। ये रीट की जो एग्जाम है ये लक्ष्य। सर्वप्रथम रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों जो एग्जाम्स है, इनमें से बालक सर्वप्रथम किसी विषय वस्तु का चयन करेगा कि मेरे को रीट की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है या फिर मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। फिर क्या करेगा? कि सीखना संबंध स्थापित, जिस विषय वस्तु के बारे में सीखेगा, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जिस उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उसके साथ में क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा और संबंध स्थापित करने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करेगा? शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करेगा और शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करके बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। थॉर्नडाइक ने माना है कि सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है और संबंध स्थापित करने के लिए प्राणी शारीरिक और मानसिक क्रिया करता है। इसलिए जितने भी जो मनोवैज्ञानिक थे, सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो सिद्धांत थे वो सारे सिद्धांत सर्वप्रथम जानवरों पर किए और जानवरों पर यदि उनका प्रयोग सिद्ध हुआ तब उस सिद्धांत को इस पर लागू कर दिया, प्राणियों पर अर्थात मनुष्यों पर लागू कर दिया। तो सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, इसकी पुष्टि करने के लिए थॉर्नडाइक ने चूहा के साथ में बिल्ली, बिल्ली के साथ में कुत्ता एवं यहाँ तक बालक पर भी प्रयोग कर लिया कि सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। और इसकी पुष्टि करने के लिए क्या किया? चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बालक पर प्रयोग किए और इनमें से बिल्ली पर किया गया प्रयोग सिद्ध हुआ। और वो जो प्रयोग है 1913 ईस्वी में, तब 1913 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने उस प्रयोग को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अर्थात इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो व्यवस्थित रूप से जो प्रतिपादन है वो कब किया गया? 1913 ईस्वी में किया गया। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत पर जो प्रयोग किया, उस प्रयोग की प्रयोग। ठीक है। प्रयोग थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग है वो प्रयोग एक बिल्ली पर किया, बिल्ली पर प्रयोग किया और बिल्ली पर प्रयोग करते समय थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को भूखा रखा गया कि जैसा हम कह सकते हैं कि आज मॉर्निंग में यानी सुबह एक बिल्ली को लेकर आता है और मॉर्निंग में सुबह उस बिल्ली को भोजन नहीं देता है,
भोजन नहीं देने के बाद में शाम को भी उस बिल्ली को भोजन नहीं देता है। भोजन के लिए उस बिल्ली को कल सुबह क्या करता है, उस बिल्ली को भोजन देता है। तो एक बिल्ली और बिल्ली को भूखा रखा गया। तो प्रयोग जो थॉर्नडाइक ने किया था वो एक भूखी बिल्ली पर किया था कि प्रयोग भूखी बिल्ली और पिंजरे में बंद। भूखी बिल्ली को पकड़ के लेके आया और लाकर पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे में बंद करके उस बिल्ली को भूखा रखा गया। तो भूखी बिल्ली और पिंजरे में बंद, भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद करने के बाद में दूसरे दिन या मॉर्निंग में क्या किया, पिंजरे के बाहर मांस का टुकड़ा, पिंजरे के बाहर मांस का टुकड़ा। ये मांस का टुकड़ा उस बिल्ली के लिए उद्दीपक था। मांस का टुकड़ा उस बिल्ली के लिए क्या था, उद्दीपक था। और ये जो मांस का टुकड़ा था ये किस जानवर का था, ये मछली का था। किसका था, मछली का था। बाहर मांस का टुकड़ा यानी उद्दीपक को देखकर, किसको देखकर, उद्दीपक को देखकर बिल्ली का पिंजरे में झटपटाना, उद्दीपक को देखकर बिल्ली का पिंजरे में झटपटाना, ठीक है, पिंजरे में झटपटाना। ये झटपटाना क्या थी, ये अनुक्रिया थी, ठीक है। और अंत में क्या हुआ, दरवाजा खुलना, दरवाजा खुलना और भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना, ठीक है, भोजन प्राप्त करना। कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया, बिल्ली पर किया। अपने सिद्धांत का क्या नाम दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत में अभ्यास पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर, बुद्धि की अपेक्षा अभ्यास पर सर्वाधिक बल देता है। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत करके थॉर्नडाइक ने इस बात को स्वीकार किया कि प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक होता है, प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक होता है, उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। यदि प्राणी के सामने उद्दीपक नहीं होता है तो प्राणी कभी भी अनुक्रिया नहीं करता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की अपेक्षा अभ्यास पर सर्वाधिक बल दिया। किस पर दिया, अभ्यास पर सर्वाधिक बल दिया। थॉर्नडाइक ने स्वीकार किया कि बालक या प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक होता है, क्या होता है, उद्दीपक होता है, तो उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए तो वो अनुक्रिया करता है। लेकिन जब प्राणी के सामने उद्दीपक नहीं होता है तो प्राणी विश्वसनीय अनुक्रिया नहीं कर पाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो रिट की एग्जाम है, ये रिट की एग्जाम हमारे लिए उद्दीपक है। और सारे के सारे विद्यार्थी रिट में सिलेक्शन करवाने के लिए जो अनुक्रिया कर रहा है, उस रिट जो उद्दीपक है, इस रिट उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कराए। कि वर्तमान समय में देखें तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की जो तैयारी है वो कम से कम लास्ट माने तो 5% जो युवा है यानी स्टूडेंट है वही करें। बाकी जो 95% स्टूडेंट है वो किसकी तैयारी करें, रिट की तैयारी करें। क्योंकि रिट हमारे लिए उद्दीपक है और ये हमारे सामने। इस बात को कौन स्वीकार करता है, थॉर्नडाइक इस बात को स्वीकार करता है कि प्राणी के सामने उद्दीपक होता है, उसको प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। यदि उद्दीपक सामने नहीं होता है तो वो कभी भी अनुक्रिया नहीं करता है। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में इस बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया।
ये पिंजरा पारदर्शी था। कैसा था? पारदर्शी था। इस पिंजरे के बाहर बिल्ली को जो भी गतिविधियां हो रही थी वो गतिविधियां आसानी के साथ में दिखाई दे रही थी। पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरा पारदर्शी था, बाहर जो भी गतिविधियां थी वो बिल्ली को आराम से दिखाई दे रही थी। इस पिंजरे में क्या किया? इस पिंजरे में यहां पर अंदर एक लीवर यानी बटन लगा दिया। लीवर यानी बटन, इसने थॉर्नडाइक ने बटन लगा दिया। लीवर लगाने के बाद में बाहर मांस का टुकड़ा रखा गया। पिंजरे के बाहर मांस का टुकड़ा यानी जो मांस का टुकड़ा मछली का था उद्दीपक के रूप में बाहर रखा गया। यह उद्दीपक इस बिल्ली को दिखाई दिया, मांस का टुकड़ा बिल्ली को दिखाई दिया। उद्दीपक को जब बिल्ली ने देखा, देखने के बाद में इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए इस पिंजरे में इधर उधर झटपटाना शुरू कर दिया, घूमना, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। यानी पिंजरे के अंदर झटपटाना यानी बिल्ली ने अनुक्रिया शुरू कर दी। लेकिन अनुक्रिया शुरू करने के बाद में इस बिल्ली को ये अभी तक नहीं पता है कि ये दरवाजा किधर से खुलेगा। इधर उधर घूमने के कारण अचानक से इस बिल्ली का जो पैर है ये इस लीवर पर पड़ता है और लीवर दबते ही क्या होता है? दरवाजा खुल जाता है। लीवर दबते ही क्या हो जाता है? दरवाजा खुल जाता है। और दरवाजा खुलने के बाद में बिल्ली क्या कर लेती है? भोजन की प्राप्ति कर लेती है। भोजन मिलने के बाद में उस बिल्ली को थॉर्नडाइक वापस पिंजरे में बंद कर देता है और अब क्या करता है? उस बिल्ली से बार बार अभ्यास करवाता है। क्या करवाता है? बार बार अभ्यास करवाता है कि बार बार अभ्यास करने के कारण भूल और गलतियां होती है वो एकदम से कम हो जाती है और अभ्यास के कारण जो अधिगम होता है वो एकदम से स्थायी हो जाता है। बार बार अभ्यास करवाने के कारण बिल्ली ने सीखना प्रारंभ कर दिया। ये बिल्ली के सामने जब भी उद्दीपक रखा जाता है, भोजन रखा जाता है, प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या करती है? अनुक्रिया शुरू करती है। बार बार अभ्यास के कारण अवस्था ऐसी आ गई कि बिल्ली बार बार इस पिंजरे के अंदर उछल कूद करती है और बार बार अभ्यास के कारण बिल्ली जानने लगी कि आज इस बिल्ली ने पिंजरे में इस दिशा की तरफ क्या किया? अनुक्रिया की, उछल कूद की। और इस दिशा में उछल कूद करने के बाद में उस बिल्ली को कोई सफलता नहीं मिली है। जब सफलता नहीं मिली तो बिल्ली ने इस दिशा में उछल कूद करना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर बिल्ली ने इस दिशा में उछल कूद की और उछल कूद करने के बाद में इधर भी कोई सफलता नहीं मिली तो बिल्ली ने क्या किया? इधर भी उछल कूद करना बंद कर दिया। और फिर इस दिशा में पिंजरे में उछल कूद की, अनुक्रिया की, इधर भी कोई सफलता नहीं मिली तो बिल्ली ने इधर भी उछल कूद करना बंद कर दिया। जब बिल्ली ने इस दिशा में उछल कूद की, यहाँ पर उछल कूद करने के कारण ये लीवर दबता है और दबने के बाद में दरवाजा खुलता है, बिल्ली बाहर आ जाती है और बाहर आकर भोजन की प्राप्ति कर लेती है। तो बार बार अभ्यास के कारण बिल्ली ने एक ही दिशा में अनुक्रिया करनी शुरू कर दी और हर बार इस लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। तब थॉर्नडाइक ने स्वीकार किया कि किसी विशिष्ट उद्दीपक का संबंध विशिष्ट अनुक्रिया से होता है। क्या स्वीकार किया? कि विशिष्ट उद्दीपक का जो संबंध होता है वो विशिष्ट अनुक्रिया से होता है। विशिष्ट उद्दीपक का संबंध वो किससे होता है? विशिष्ट अनुक्रिया से होता है। विशिष्ट उद्दीपक का संबंध विशिष्ट अनुक्रिया से होता है और दोनों के बीच में, दोनों मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया, इन दोनों के बीच में संबंध इतना गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है? इतना गहरा हो जाता है कि प्राणी को जब भी उद्दीपक देंगे और उद्दीपक देने के बाद में तुरंत क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि विशिष्ट उद्दीपक का जो संबंध होता है वो विशिष्ट अनुक्रिया से होता है और बार बार अभ्यास के कारण पिंजरे में बंद होने के बाद में बार बार बिल्ली ने अभ्यास किया और अभ्यास करने के कारण उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में बिल्ली का क्या हो गया? संबंध स्थापित हो गया। ये उद्दीपक अर्थात जो मांस का टुकड़ा था ये उस बिल्ली के लिए विशिष्ट उद्दीपक है। ठीक उसी प्रकार जो रिट की एग्जाम है, ये रिट की एग्जाम विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट उद्दीपक
उद्दीपक है। और इस विशिष्ट उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए प्राणी, बालक, स्टूडेंट क्या करें, विश्वसनीय अनुक्रिया करें कि जैसे तैसे करके हमारा एक बार क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद में तो हम सरकार को भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिर विशिष्ट उद्दीपक का संबंध विशिष्ट अनुक्रिया से होता है और दोनों के बीच में संबंध इतना गहरा हो जाता है कि प्राणी को जब भी उद्दीपक दिया जाता है वो तुरंत क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। कि जिस हर बार भोजन प्राप्त करने के बाद में इस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद में जब वापस उद्दीपक रखा जाता है, बिल्ली तुरंत क्या करती है, अनुक्रिया करती है। यदि किसी विद्यार्थी का रिट की एग्जाम में एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी बार सेकंड ग्रेड की एग्जाम की विज्ञप्ति देखते या उसके बारे में चर्चा सुनते वो क्या करेगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा। फर्स्ट ग्रेड के बारे में चर्चा सुनने पर वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा। कि दोनों अब इसे जो टीचर्स के संबंध में एग्जाम है उसके साथ उसका क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। और संबंध इतना स्थापित हो गया कि जब भी उद्दीपक दिखाई देता है, जब भी कोई रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बारे में सुनता है, वो बालक तुरंत क्या करने लग जाता है, उसकी तैयारी करने लग जाता है। तो ये बिल्ली पर प्रयोग करके किसने साबित किया, थॉर्नडाइक ने साबित किया कि विशिष्ट उद्दीपक का संबंध विशिष्ट अनुक्रिया से होता है, दोनों के बीच में संबंध इतना गहरा हो जाता है, प्राणी को जब भी उद्दीपक देंगे अनुक्रिया करेगा। बार बार अनुक्रिया अभ्यास करने के कारण अनुक्रिया के माध्यम से जो स्थिति वह एकदम से स्थायी हो जाएगी और अंत में स्थिति ऐसी रहेगी कि प्राणी क्या कर लेगा, अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करने लग जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत पर अभ्यास पर बल दिया कि बिल्ली ने बिल्ली से बार बार अभ्यास करवाया। अभ्यास पर बल देकर इस बात को स्वीकार किया कि अभ्यास जितने अधिक होंगे, अभ्यास जितने अधिक होंगे, भूल एवं गलतियां, भूल एवं गलतियां उतनी ही कम होती चली जाएगी। अभ्यास जितने अधिक होंगे, थॉर्नडाइक का मानना है कि एक ही विषय वस्तु का यदि बार बार अभ्यास किया जाए, कि जब कोई बालक रिट की एग्जाम देना चाहता है और रिट की एग्जाम देने के लिए सब लगभग विद्यार्थियों के साथ में ऐसा होता है कि अलग अलग कोचिंग में कोचिंग करते हैं, कहीं बस में या कभी स्टैंड पर कहीं दूसरी जगह आपस में कोई स्टूडेंट मिल जाते हैं और मिलने के बाद में आपस में मिलान करते हैं कि आपकी कोचिंग में साइको किसने पढ़ाई, वो कहता है मेरे को उस टीचर ने पढ़ाई, कोई कहता है मेरे को उस टीचर ने पढ़ाई। बाद में वो आपस में क्या करता है कि जो उनके पास में सामग्री है, अधिगम सामग्री, उसकी तुलना करता है कि आपको क्या पढ़ाया, मेरे को क्या पढ़ाया। फिर यदि दूसरे वाले स्टूडेंट की जो सामग्री है, अधिगम सामग्री है, उसमें दो चार बातें अलग निकल के आती है, तब वो क्या करता है कि यार मेरे को तो ऐसा पढ़ाया नहीं, तेरे वाले नोट्स मेरे को दे दे, मैं क्या करूंगा, मैं तेरे वाले की फोटोकॉपी करवा लूंगा, मेरा भी पढ़ लूंगा, मेरे के साथ में तेरा भी पढ़ लूंगा। फिर कोई मार्केट में इस प्रकार के अफवाह सुनता है कि कोई गाइड वगैरह है और वो गाइड वास्तव में अच्छी है, पिछली बार जो एग्जाम लगी थी उसमें से 80% के लगभग जो पर्सन है उस गाइड ने अटेंड किए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तब वो उस गाइड के बारे में सुनता है तो एक और गाइड लेके आ जाता है। इसका मतलब एक उद्दीपक को प्राप्त करने के वो अनेक प्रकार के रास्ते अपनाता है और अंत में स्थिति ये होती है कि वो उनमें से किसी भी बुक को एकदम सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अभ्यास कहता है कि अलग अलग विषय वस्तु लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही विषय वस्तु को आप 20 बार पढ़ दो, हर बार आपके सामने उसी विषय वस्तु में से नए प्रश्न निकल के आएंगे और बार बार अभ्यास के कारण जो अधिगम होता है, बार बार अभ्यास के कारण भूलें गलतियां क्या होती है, कम होती है और अंत में अभ्यास के द्वारा किया गया अधिगम स्थायी होता है और अधिगम स्थायी हो जाता है तब उद्दीपक को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है और प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत में जो सोपानिक प्रक्रिया थी, उस सोपानिक प्रक्रिया के कि इस बिल्ली ने भोजन प्राप्त करने तक का सफर है वो किस आधार पर प्राप्त किया। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा, किसी भी कार्य को करने के लिए सोपानिक प्रक्रिया में हमने पढ़ा था कि बालक जब किसी भी कार्य को करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले प्रेरणा ही जागृत होती है और ये प्रेरणा क्या करती है, बालक को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गति प्रदान करती है। सबसे पहले अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के बाद में लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य तक प्राणी पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके सामने बाधा या फिर अवरोध आते, लेकिन वो रुकता नहीं है, अनुक्रिया करता है।
अनुक्रिया करने के कारण उसको सफलता मिलती है, और सफलता मिलती है तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन होता है तब हमें पता लगता है कि उस बालक ने क्या किया है, सीख लिया है। तो बिल्ली के सामने अभिप्रेरणा क्या थी, उद्दीपक यानी भोजन या उद्दीपक, भोजन या उद्दीपक। ठीक उसी प्रकार हमारे सामने यानी विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के सामने अभिप्रेरणा किसके प्रति, हिट की एग्जाम के प्रति। लक्ष्य या उद्देश्य क्या था, बिल्ली का लक्ष्य था पिंजरा खोलकर भोजन प्राप्त करना, पिंजरा खोलकर क्या करना, भोजन प्राप्त करना, पिंजरा खोलकर भोजन प्राप्त करना। स्टूडेंट्स का लक्ष्य क्या है, रिट की एग्जाम पास करना, रिट में सिलेक्शन करवाना। बिल्ली के सामने क्या बाधा या अवरोध आए थे क्या, बिल्कुल आए थे। शुरुआती दौर में जब अभ्यास किया था, पिंजरा नहीं खुलना, पिंजरा नहीं खुलना। रिट की एग्जाम के संबंध में विद्यार्थियों की क्या बाधा है, आज तक की बात करें तो इसी प्रकार की बाधा आ रही है कि सरकार ने अभी तक न तो सही तरीके से सिलेबस जारी किया, न विज्ञप्ति जारी की है, और नई एग्जाम डेट घोषित किए। सारे विद्यार्थियों को असमंजस में रख रखा है। तो कुछ विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि एग्जाम आगे जाने वाली है तो वो तैयारी नहीं कर रहे। तो ये स्थिति क्या आ रही है, ये विद्यार्थियों के सामने बाधा की स्थिति बनी हुई है। अनुक्रिया, बिल्ली ने अनुक्रिया के रूप में क्या किया, पिंजरे में झटपटाना यानी पिंजरे में उछल कूद करना, पिंजरे में उछल कूद करना, ठीक है। एक प्राणी जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो उसके लिए अनुक्रिया शारीरिक एवं मानसिक क्रिया करता है। क्या करता है, वो शारीरिक एवं मानसिक क्रिया करता है, शारीरिक एवं मानसिक क्रिया करता है। सफलता क्या मिली बिल्ली को, पिंजरा खुलना, पिंजरा खुलना, बार बार अनुक्रिया करने से पिंजरा खुल गया। और परिवर्तन क्या हुआ, बार बार अभ्यास के कारण अधिगम स्थायी हो गया, और अंत में बिल्ली ने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। तो परिवर्तन क्या है, भोजन प्राप्त करना सीख लिया, भोजन प्राप्त करना सीख लिया। जब बिल्ली ने भोजन प्राप्त करना सीख लिया तब हमें पता लगा कि बिल्ली के व्यवहार में क्या है, परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन का क्या नाम है, सीखना है। तो थॉर्नडाइक स्वीकार करता है कि अभ्यास जितने अधिक होंगे भूल और गलतियां उतनी कम होती जाएगी, और अंत में अधिगम क्या हो जाएगा, एकदम से स्थायी हो जाएगा। तो इस बिल्ली के लिए अभिप्रेरणा क्या थी, भोजन या उद्दीपक, लक्ष्य या उद्देश्य भोजन प्राप्त करना, बाधा क्या है, पिंजरा नहीं खुल रहा था। अनुक्रिया के रूप में क्या किया, पिंजरे में उछल कूद इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। सफलता क्या मिली, लीवर पर जब बटन पर पैर लगा और पैर लगते ही ये बटन दबा और तुरंत पिंजरा खुल गया, और बार बार अभ्यास के कारण परिवर्तन क्या आया, भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक उसी प्रकार यदि एक बालक या एक स्टूडेंट है किसी भी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो रिट की एग्जाम हो या फिर कोई अन्य कोई एग्जाम हो, प्राप्त करने के लिए यदि बार बार अनुक्रिया करता है और बार बार अभ्यास करता है, अभ्यास के कारण अधिगम एकदम से स्थायी हो जाता है और अंत में क्या कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं कि इस सिद्धांत की शिक्षा के क्षेत्र में से सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता अर्थात शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत की उपयोगिता, तो यह सिद्धांत अभ्यास पर सर्वाधिक बल देता है। क्या करता है, अभ्यास पर सर्वाधिक बल देता है। तो अभ्यास पर सर्वाधिक बल देता है तो ये बात निकल के आती है कि जो छोटे बालक होते हैं जो बार बार गलती वगैरह करते रहते हैं, तो छोटे बालकों के लिए ये सिद्धांत विशेष उपयोगी है। जैसे पहला जो महत्व है, ये सिद्धांत
यह सिद्धांत छोटे बालक मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालक मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालक तथा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। कि थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत पर सर्वाधिक अभ्यास पर बल देता है, बुद्धि को स्वीकार नहीं करता है, अभ्यास पर बल देता है। ठीक है, तो छोटे बालकों को सिखाने के लिए बार बार उनसे उस विषय वस्तु का अभ्यास करवाया जाता है। जैसे कोई बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, उस समय उसको क लिखना नहीं आता है, टीचर बार बार उससे क को लिखवाने का अभ्यास करवाता है, लेकिन आधी से ज्यादा बार गलती करता है। घर पर जाने के बाद में उसको वापस उल्टा ही लिखता है। लेकिन जब वापस दूसरे दिन विद्यालय में आता है, फिर अभ्यास करवाया जाता है और अंत में बालक लिखना सीख जाता है। ये प्रक्रिया किससे हुई? अभ्यास के कारण। कैसे बालक थे? छोटे बालक। इसके अलावा जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कम होती है, एक विषय वस्तु को बार बार बताने के बाद में भी वो समझ में नहीं आती है, तो ऐसे बालकों को बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। तो मंदबुद्धि या फिर पिछड़े बालक, और हमें एक बात याद रखनी है कि जो पिछड़ापन होता है वो केवल और केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से होता है। बालक केवल शिक्षा में पिछड़ा हो सकता है, अन्य किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कोई महान खिलाड़ी, जैसे कक्षा का एक ऐसा बालक है जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है, लेकिन खेल में यदि वो स्वर्ण पदक जीत के लाता है, इसका मतलब वो बालक प्रतिभाशाली है, लेकिन शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या है? पिछड़ापन है। तो ये पिछड़ापन होता है, ये केवल और केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से होता है, अन्य स्थिति में कोई पिछड़ापन नहीं होता है। या फिर जो धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं, उन बालकों के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है। दूसरा जो महत्व है, यह सिद्धांत उद्दीपक एवं अनुक्रिया, यह सिद्धांत उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? सीखने पर बल देता है। ये सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कि थॉर्नडाइक का मानना है कि किसी विशिष्ट उद्दीपक का जो संबंध होता है वो विशिष्ट अनुक्रिया से होता है, और प्राणी उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में संबंध इतना गहरा स्थापित कर लेता है कि प्राणी को जब भी उद्दीपक देंगे वो तुरंत क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अर्थात ये सिद्धांत मानता है कि प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक होता है तो वो अनुक्रिया करता है और उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है। जब उद्दीपक होता ही नहीं है तो वो अनुक्रिया नहीं करता है। तो ये सिद्धांत क्या मानता है? ये सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित करता है और फिर सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है, ये सिद्धांत बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करता है। ये सिद्धांत बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भर बनने की भावना का विकास करता है। कि जब बालक को किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है और वो बार बार उसका अभ्यास करे, तब अपने आप में विश्वास जग रहा है और विषय वस्तु का ज्ञान वो स्वयं अभ्यास करके प्राप्त करता है, तो उस बालक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके साथ ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बालक में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास करता है। इसका धैर्य एवं परिश्रम के गुण का, कि जब बालक बार बार अभ्यास करता है विषय वस्तु का तो उसको परिश्रम भी करना पड़ता है, और बार बार अभ्यास करने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि वो जब सीख रहा है तो वो धैर्य धारण भी करता है।
इसके साथ में यह सिद्धांत है असफलता में सफलता का भय दिखाकर, यह सिद्धांत असफलता में सफलता का भय दिखाकर सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? सीखने के लिए प्रेरित करता है कि असफलता में सफलता का भय दिखाकर सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत का समर्थन करता है? तो थॉर्नडाइक का उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत है कि जब बालक बार बार अभ्यास नहीं करता है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में नहीं सीख रहा है, तब उस बालक में इस प्रकार का भय पैदा कर दिया जाता है कि अभ्यास नहीं किया, सीखा नहीं तो आपको सफलता नहीं मिल पाने वाली है, आप परीक्षा में उत्तीर्ण की बजाय क्या हो जाओगे? अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये सिद्धांत असफलता में सफलता का भय दिखाकर जब इस प्रकार की बात बालक सुनता है, तब सबसे पहले तो वो सोचता है कि यार मैं तो असफल ही हो सकता हूँ, मैं तो उत्तीर्ण नहीं हो सकता, लेकिन बार बार क्या करता है? वो अभ्यास करने लगता है और अभ्यास करने के कारण अंत में क्या प्राप्त कर लेता है? सफलता को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा ये सिद्धांत है, ये सीखने वाले की सक्रियता पर बल देता है, सीखने वाले की सक्रियता पर बल देता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मानता है कि जब सीखने वाला सक्रिय नहीं होता है, खुद अभ्यास करने के लिए जागरूक नहीं होता है, जिज्ञासा किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस बालक में नहीं पनप रही है, बालक के किसी भी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं कर रहा है, तो वो विश्वसनीय अनुक्रिया नहीं करेगा। तो ये सिद्धांत सीखने की क्रियाशीलता पर बल देता है और क्रियाशीलता पर बल देने के साथ में लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है कि ये सिद्धांत सीखने वाले की सक्रियता पर बल देता है और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। इसके साथ में ये सिद्धांत सीखने के लिए जो सरल से कठिन की ओर, सीखने की जो सरल से कठिन की जो प्रक्रिया होती है, सीखने का जो उद्देश्य होता है, शिक्षण का जो प्रकार होता है, ये सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है कि बालक को जो सरल विषय वस्तु है वो सबसे पहले उसका अध्ययन करवाया जाए और कठिन विषय वस्तु का अध्ययन श्रेष्ठ विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी करवा देना चाहिए। इसके साथ ही ये सिद्धांत मानता है कि अभ्यास के द्वारा किया गया अधिगम, किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा किया गया अधिगम स्थायी होता है। अभ्यास के द्वारा किया गया अधिगम कैसा होता है? स्थायी होता है कि विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करवाया जाए, अंत में अधिगम स्थायी हो जाएगा और प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो ये इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता मानी जाती है। और जो रिट सीटेट वगैरह के एग्जाम होती है, उन एग्जाम्स में से लगभग जो प्रश्न है वो इन्हीं प्रकार की स्थितियों से पूछे जाते हैं। तो इस सिद्धांत का पहला शैक्षिक महत्व है, सिद्धांत छोटे बालक, मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालक या फिर धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इन सारे बालकों को सिखाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या करवाता है? संबंध स्थापित करवाता है। अर्थात उद्दीपक नहीं होता है तो प्राणी कभी भी अनुक्रिया नहीं करता है, और उद्दीपक सामने होता है तो प्राणी विश्वसनीय अनुक्रिया करता है और उस उद्दीपक के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है, बार बार अभ्यास करता है और सीख लेता है। बार बार अभ्यास करने का यह सिद्धांत बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास करता है। साथ ही यह सिद्धांत असफलता में सफलता का भय दिखाकर बालक को सीखने के लिए मजबूर करता है। बालक को बता दिया जाता है कि यदि तू अभ्यास नहीं करेगा तो तू असफल हो जाएगा। तब बालक क्या करेगा? अभ्यास करेगा और अंत में सफलता प्राप्त कर लेगा। यह सिद्धांत सीखने वाले की सक्रियता पर बल देता है कि जब सामने वाला व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आपको जितना प्रयत्न करना है आप सारे प्रयत्न करके देख लीजिए, सामने वाले बालक को कभी भी नहीं सिखा पाओगे। यह सिद्धांत सरल से कठिन की और शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है और साथ में स्वीकार करता है कि अभ्यास के द्वारा किया गया अधिगम क्या होता है? एकदम से स्थायी होता है। तो शैक्षिक महत्व के साथ में इस सिद्धांत के कुछ दोष भी माने गए हैं।
क्या मानेंगे, दोष भी मानेंगे। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत तो वही होता है जो मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, छोटे बालक, सामान्य बालक एवं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं सभी के सीखने के लिए अनुकूल होते हैं। कि जब टीचर बनने के बाद में कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहां पर हमें एक कक्षा में सामान्य बालक मिलेंगे, मंदबुद्धि भी मिलेंगे और प्रतिभाशाली बालक भी मिलेंगे। यदि हम प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू को देखकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सामान्य और मंदबुद्धि बालकों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि हम मंदबुद्धि के आधार पर पढ़ाएंगे तो प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों को कोई फायदा नहीं होगा। तो यह सिद्धांत छोटे बालकों के लिए विशेष उपयोगी है, इसका मतलब ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। ये इस सिद्धांत का दोष माना जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही सिद्धांत का दूसरा दोष है कि थोंडाइक मानता है, थोंडाइक बुद्धि की अपेक्षा अभ्यास को ज्यादा महत्व देता है। बुद्धि की अपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा अभ्यास को महत्व देता है। बुद्धि की अपेक्षा किसको महत्व देता है, अभ्यास को महत्व देता है। लेकिन ये इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। कैसे माना जाता है कि जब किसी बालक में आईक्यू एकदम से कम होगा, जिसकी बुद्धि होगी नहीं, जिसमें एक विषय वस्तु को 20 बार बताने के बाद में भी उस बालक को कोई फायदा नहीं, तो 50 बार अभ्यास करवाने से क्या फायदा होने वाला है। तो बुद्धि की अपेक्षा किसको, बुद्धि की अपेक्षा अभ्यास को महत्व देता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि एकदम से कमजोर है, जिसमें बुद्धि होती ही नहीं है, वो कभी भी अभ्यास से कर ही नहीं पाता है। और इसके अलावा इस सिद्धांत का एक सबसे बड़ा दोष है, जो दोष है लगभग विद्यार्थियों के लागू होता है और विद्यार्थी उसी दोष के कारण एग्जाम में अच्छे अंक लाने के बाद में भी वो पीछे रह जाते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि ज्ञान तुक्के पर आधारित होता है। ज्ञान तुक्के पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, ज्ञान तुक्के पर आधारित होता है। अरे बिल्ली ने कौन सा दरवाजा खोलना चाहा था, पता था क्या कि दरवाजा किस दिशा में, बिल्ली ने तो उछल कूद करने के बाद में तुक्के ही मारे थे इधर उधर, और तुक्के मारने के कारण अचानक से दरवाजा खुला था। तो ये इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। और विद्यार्थी भी गलती कहां पर करते हैं, तुक्के जहां पर सर्वाधिक मारते हैं वहां पर गलती करते हैं, और वहां पर जो सही स्थिति होती है, जैसे कभी कभी एग्जाम देने के बाद में विद्यार्थी जब बाहर निकल के आते हैं क्लासरूम से, और बाहर निकलने के बाद में बड़े आराम के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में कहते हैं कि 150 में से मैंने 120% तो कर दिए थे और मैं 20% मेरे को आधे अधूरे आ रहे थे, मैं 20% के तुक्के मार के आया हूं, देखता हूं कि कितना सही होता है। तुक्के मारने पर 1 या 2% सही होते हैं, यदि माइनस मार्किंग होती है तो वो तुक्के उस व्यक्ति को ले बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु का यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उस विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करें। ये कौन स्वीकार करता है, थॉर्नडाइक स्वीकार करता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो इस दोष से हमें क्या करना है, बचना है और दोष को कभी भी लागू नहीं होने देना है। विषय वस्तु का ज्ञान अभ्यास के माध्यम से प्राप्त करते रहना है। ये कौन स्वीकार करता है, ये थॉर्नडाइक का उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत स्वीकार करता है। तो इस सिद्धांत के 3 दोष हो गए, जिसमें पहला है ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। उपयोगी किन के लिए, छोटे बालकों के लिए। अभ्यास के द्वारा कौन सीखते हैं, छोटे बालक सीखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को अभ्यास करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनको एक बार संकेत ही दे दिया जाए तो वो विषय वस्तु का ज्ञान स्वयं प्राप्त करने की योग्यता अपने आप में रखते हैं। बुद्धि की अपेक्षा अभ्यास पर सर्वाधिक महत्व दिया, इसलिए सिद्धांत का दोष हो गया कि जिस बालक में बुद्धि लब्धि होती ही नहीं है, बुद्धि लब्धि नहीं होती है तो वो अभ्यास कभी कर ही नहीं पाता है और ज्ञान तुक्के पर आधारित होता है। ये सिद्धांत का सर्वाधिक बड़ा दोष माना जाता है। तो दोस्तों, विषय के साथ में थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब इस सिद्धांत के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई गलती वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस गलती के बारे में बताएं। मैंने मेरी तरफ से जो ऑथेंटिक बुक है और इस बुक के जो सारे तथ्य थे, इसके साथ में पीछे की एग्जाम में आए हुए सभी प्रकार की स्थितियां और सारे जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो सिद्धांत था
इसका बायोडाटा तैयार किया था और आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन फिर भी कोई गलती होती है तो आप गलती को जरूर बताएं। आप गलती को बताओगे तो अगले वीडियो में उस गलती का तुरंत समाधान किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।